पढ़ाने के दूसरे वर्ष में मैं उस ऑस्मोसिस लैब में सुधार करना चाह रही थी जिसे मैंने 1 वर्ष पहले किया था। ऑस्मोसिस, यदि आपको हमारे ऑस्मोसिस वीडियो से याद है, तो पानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से ट्रेवल करता है, संभावित रूप से एक सेल मेम्ब्रेन। और मैं एक अच्छा तरीका चाहती थी कि विद्यार्थी इसे अलग अलग सिनेरियो में मॉडल कर सके, और मेरे एक साथी ने मुझे इस अंडे की लैब के बारे में बताया। हालांकि मैं पूरी लैब के बारे में बात नहीं करूंगी, ये वास्तव में प्रोसीजर के पहले चरणों में से एक था जिसने मुझे आकर्षित किया। लैब की तैयारी के लिए मेरे सहयोगी ने मुझे बताया, आप 24-48 घंटों के लिए सिरके में अंडे भिगो सकते हैं और खोल निकल जाता है। ओह, तो मुझे कुछ कठोर उबले अंडे बनाने की जरूरत है। नहीं नहीं, कच्चे अंडे। लेकिन अगर खोल बंद हो जाता है, यही पॉइंट है, खोल के नीचे क्या है वो एक सेल मेम्ब्रेन की नकल करेगा। यह एक तरह से मॉडलिंग है कि सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करेगा। तुम्हें पता है, अगर पूरा अंडा वास्तव में एक सेल था, तो फिर आप अपने ऑस्मोसिस लैब के लिए इसके साथ अलग अलग सिनेरियो चला सकते हैं, क्योंकि यह सेल मेम्ब्रेन की तरह सेमी परमिएबल होगा। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी अगर खोल उतर जाता है, लेकिन ये कच्चा है, यह एक साथ कैसे रहता है। तो मेरे पास घर में एक जगह जहां मैं चीजें करके आजमा कर देख सकती हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बाद में सफाई करती हूँ। मैं यह एक्सपेरिमेंट एडवांस में किया था ताकि श्योर हो जाऊं। कठोर खोल तो हट जाता है, पर मेम्ब्रेन जो सदा से थी वो बना रहता है। हम अक्सर एक सेल मेम्ब्रेन को इस तरह देखते हैं जैसे मुर्गी के अंडे के चारों ओर यह मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ मटेरियल को पार करता है लेकिन अन्य को नहीं। हमारे पास सेल ट्रांसपोर्ट के बारे में एक पूरा वीडियो है कि मटेरियल मेम्ब्रेन से कैसे गुजर सकता है। एक बॉडी सेल कभी भी एक मुर्गी के अंडे जितनी बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? ठीक है, ये पता चला है कि सरफेस एरिया वाकई एक अहम चीज है। याद रखें, वो सरफेस एरिया उस सेल मेम्ब्रेन की सतह के माप को निर्धारित करता है, और सेल मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर और बाहर क्या जाता है। इसमें आने वाले भोजन के साथ साथ अणु भी शामिल हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जरूरी है, और फिर वेस्ट भी बाहर जा रहा है। यदि वॉल्यूम, जो कि सेल के अंदर की पूरी जगह होती है, बढ़ती है तो आपको सरफेस एरिया की ज्यादा जरूरत होगी, एंटर करने के लिए ज्यादा भोजन की जरूरत होगी, ज्यादा वेस्ट निकालने की जरूरत होगी, और इस बड़े वॉल्यूम में ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे। अगर हम इन दो मॉडलों के बीच थोड़ा गणित करते हैं, और मैं अंडे के आकार के मॉडल के बजाय लोकप्रिय क्यूब मॉडल का उपयोग करने जा रही हूँ, क्योंकि इससे मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का हिसाब तेजी से लगा पाऊंगी। देखें कि कैसे। यहाँ इस छोटे मॉडल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बड़ा अंतर है, 6:1 अनुपात, यानी इस छोटे मॉडल में सरफेस एरिया वॉल्यूम से 6 गुना अधिक है। इस खूबसूरत अनुपात को इतने सारे सरफेस एरिया के साथ देखें। लेकिन अगर हम इस बड़े क्यूब को देखें और इस मॉडल के लिए कुछ गणित करें, वो सरफेस एरिया से वॉल्यूम अनुपात घटता है। जरूर, इस बड़े मॉडल में सरफेस एरिया अभी भी वॉल्यूम से बड़ा है, लेकिन यह अब केवल 2 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा नहीं। सेल इस छोटे मॉडल की तुलना में बहुत छोटे हैं ताकि एक असाधारण बड़े सरफेस एरिया से वॉल्यूम अनुपात की अनुमति मिल सके। और एक बड़ा कारण है कि हमें इस मुर्गी के अंडे जितनी बड़ी शरीर की सेल यहाँ नहीं मिल रही है। सरफेस एरिया महत्वपूर्ण है, और जबकि हम इस अंडे की मेम्ब्रेन से सेल ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी प्रोसेस मॉडल बना सकते हैं, और मेम्ब्रेन कितना अहम है, मैं सेल मेम्ब्रेन की संरचना कितनी अद्भुत है, इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन संरचना सचमुच शानदार है, और क्योंकि हर जीवित चीज एक या अधिक सेल से बनी होती है, जो सेल सिद्धांत का हिस्सा है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि हर एक सेल में एक मेम्ब्रेन होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट या पौधों या जानवरों या फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आर्किया भी मेम्ब्रेन होता है। उन सभी में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। संरचना कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हम मेम्ब्रेन की कुछ प्रमुख संरचनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप वास्तव में ज्यादातर सेल में पा सकते हैं। हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम अक्सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए बात करते हैं। मोज़ेक, यदि आपने कभी एक बनाया है, हमने अपनी आर्ट क्लास में किया है, कुछ बड़े टुकड़े बनाने के लिए कई छोटे टुकड़ों को एक साथ व्यवस्थित करना होता है। आप देखेंगे कि 1 मिनट में मेम्ब्रेन का वर्णन करते समय क्या मायने रखता है। फ्लूइड शब्द का अर्थ गति है, और यह सेल मेम्ब्रेन के लिए सही है, क्योंकि कंपोनेंट चारों ओर तैर रहे हैं, वे स्थिर नहीं हैं। तो आइए इनमें से कुछ घटकों पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को देख रहे हैं। फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है, लेकिन दिलचस्प। तो जब आप आमतौर पर लिपिड के बारे में बात करते हैं, तो कई लिपिड नॉन पोलर होते हैं। उदाहरण के लिए तेल के बारे में सोचें, यह नॉन पोलर है, ये पानी में नहीं घुलेगा, पानी पोलर है। लेकिन फॉस्फोलिपिड दिलचस्प है, क्योंकि इसका एक हिस्सा पोलर है, सिर, और इसका दूसरा हिस्सा नॉन पोलर पूंछ। यह एम्फीफिलिक है। आइए समझाएं कि हमारा क्या मतलब है।
हम अक्सर फॉस्फोलिपिड के पोलर सिर को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वो हिस्सा पानी से प्यार करता है। ठीक है, अगर कोई लिपिड प्यार कर सकता तो नॉन पोलर पूंछ हाइड्रोफोबिक है, उन्हें पानी पसंद नहीं है। ये फॉस्फोलाइपिड्स खुद को किसी भी पानी से दूर बीच में नॉन पोलर एरिया के साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में व्यवस्थित करते हैं। यह इस एरिया बाहर और अंदर के रूप में अलग करने की भी अनुमति देता है। पानी अंदर और बाहर पाया जा सकता है। इसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड्स वे बस रुके नहीं रहते, वे चारों ओर घूमते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इससे सेल मेम्ब्रेन को लचीलापन मिलता है। फॉस्फोलिपिड इधर उधर पलट भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम आम है। याद रखें कि यह पूरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पूरी सेल की सीमा बनाती है, भले ही हम इसके केवल एक क्षेत्र को देख रहे हों। यह एक गोला होगा। हमारे पास एक पूरा वीडियो है जो इस बारे में बात करता है कि कौन से मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं और कौन से नहीं, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम कुछ अन्य संरचनाओं पर एक नज़र डालने जा रहे हैं अधिक गहराई में। कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है, कोलेस्ट्रॉल अक्सर बदनाम होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरी में बनता है एक समस्या हो सकती है। आपकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होना अहम है। यदि तापमान गिरता है तो कोलेस्ट्रॉल वास्तव में इन फॉस्फोलिपिड्स के बीच स्पेसेस की तरह काम कर सकता है, उन्हें बहुत अधिक पैक होने से बचाए रखता है। या इसके विपरीत, कोलेस्ट्रॉल वास्तव में फॉस्फोलिपिड्स को जोड़ने के लिए काम कर सकता है ताकि उन्हें गर्म तापमान में बहुत अधिक फ्लूइड होने से बचाया जा सके। प्रोटीन सिंथेसिस में हम बात करते हैं कि सेल के लिए प्रोटीन बनाना इतना अहम क्यों है। कई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पर या उसमें पाए जाते हैं और वे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, जैसा कि नाम से पता चलता है, मेम्ब्रेन के पेरिफेरल एरिया में होते हैं। इसलिए जब वे मेम्ब्रेन के बाहरी एरिया में होते हैं तो वे आमतौर पर मेम्ब्रेन के माध्यम से नहीं जा रहे होते हैं। यह इंटीग्रल प्रोटीन के लिए है। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन से होकर गुजरते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन उन पर बैठ सकते हैं। कभी कभी जगह के कारण इन प्रोटीनों के अलग अलग काम होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन के माध्यम से जाने की उनकी क्षमता के साथ सभी तरह के मटेरियल के लिए सभी तरह के ट्रांसपोर्ट में अक्सर शामिल होते हैं। कुछ प्रासंगिकता। आज सुबह आपने जो नाश्ता किया है उस पर विचार करें। आपका शरीर ग्लूकोज पाने के लिए नाश्ते में जो कुछ भी मिलता है उसे पचाता है। एक बार ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपकी सभी सेल में एंटर करने के लिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के माध्यम से नहीं गुजर सकते। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत बड़े और पोलर होते हैं, लेकिन आपकी सेल को एटीपी बनाने के लिए जीवित रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है और वे इसे पाने के लिए इंटीग्रल प्रोटीन पर निर्भर होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लूज तरीके जुड़े होते हैं क्योंकि वे आमतौर पर मेम्ब्रेन में नहीं फंसते हैं। उनके पास रिएक्शन को गति देने के लिए एंजाइम के रूप में काम करने या सेल के आकार में मदद करने के लिए साइटोस्केलेटन संरचनाओं से जुड़ने जैसे कामों का असॉर्टमेंट हो सकता है। दोनों प्रोटीन टाइप में उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बाउंड हो सकते हैं, जिससे उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन माना जा सकता है। यदि कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोलिपिड से जुड़ते हैं तो आपको ग्लाइकोलिपिड मिलता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जीव से संबंधित सेल की पहचान कर सकते हैं। सेल्फ नॉन सेल्फ रेगनिशन, जो कि जब आप पैथोजन से लड़ रहे हों तो ये बहुत अहम है। वे कई तरह की सेल सिग्नलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। वास्तव में यहाँ कुछ प्रासंगिकता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे CD4 के रूप में जाना जाता है, आपकी कुछ इम्यून सेल की सतह पर पाया जाता है। इनमें से कुछ इम्यून सिस्टम सेल के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करने और एक्टिवेट करने के लिए CD4 ग्लाइकोप्रोटीन जरूरी है। हालांकि HIV वायरस भी इसका फायदा उठाता है। HIV वायरस उस CD4 ग्लाइकोप्रोटीन का इस्तेमाल हेल्पर T सेल को बाइंड करने के तरीके के रूप में करता है, जिसे वो तब इन्फेक्ट कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को समझना और उन कंपोनेंट को रिकॉग्निशन और सेल सिग्नलिंग में कैसे शामिल किया जाता है, ये समझने के लिए अहम है कि कई वायरल और बैक्टीरिया वाली बीमारियों के खिलाफ कैसे लड़ना है। अमीबा सिस्टस की ओर से बस इतना ही, और आपको याद दिलाते चलें कि आपको यूं ही जिज्ञासु बने रहना चाहिए।